नमस्कार। अल्लू अर्जुन एक नई पहचान के साथ बुधवार सुबह थाने पहुंचे। वो अब आरोपी नंबर 11 हैं। 4 दिसंबर को संध्या सिनेमा हॉल में मची भगदड़ के आरोपियों में एक। सुबह 11 बजे वो थाने पहुंचे। वहां उनसे करीब 4 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने उनसे कई सवाल पूछे हैं। पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद वो वहां क्यों गए, ये सवाल उनसे पूछा गया है। बात संध्या थिएटर की है जहां पर ये भगदड़ हुई। तो पुलिस ने सवाल पूछा है कि इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस की, फिर वो वहां क्यों गए, किसने उन्हें सलाह दी कि वो जाएं, उन्हें इस हादसे का कब पता चला। लेकिन अल्लू अर्जुन की असली मुश्किल वो राजनीतिक भगदड़ है जो उनके आसपास मचती दिख रही है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको बताते हैं कि इसके ऊपर किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है और क्या घमासान मचा हुआ है। इसके ऊपर हॉट पॉलिटिक्स चल रही है। तो सबसे पहले आप देखें कि अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। फिर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का कि हीरो लापरवाह था और मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहा था। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी नेता ने कहा कि रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी मिलकर अल्लू अर्जुन को निशाना बना रहे हैं। बंडी संजय केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस AIMIM के साथ मिलकर विधानसभा को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रही है। साजिश के तहत फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करना चाहती है कांग्रेस। BRS और BJP अल्लू अर्जुन मामले का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, कहना है B महेश कुमार का, जो अध्यक्ष हैं तेलंगाना कांग्रेस के। अल्लू अर्जुन मामले का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने कहा है कि संध्या थिएटर की घटना राज्य और प्रशासन की खराब व्यवस्था का मामला है। तो एक सियासत जो है वो शुरू हो गई है। आपको कुछ हम और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो भगदड़ के दिन की हैं और अभी तक ये देखी नहीं गई हैं। एक अनसीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ के दिन की ताज़ा तस्वीरें जो सामने आई हैं। तो ये आप देख रहे हैं संध्या थिएटर की तस्वीरें। जिस दिन ये भगदड़ हुई वहाँ पर अनअनाउंस्ड, बिना किसी ऐलान के, आरोप है कि अल्लू अर्जुन पहुंचे और ये बेनिफिट शो था जिसके टिकट्स के दाम ज़्यादा रखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये भगदड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पतली सी जगह है, सीढ़ी है, वहाँ पर उनके आने की खबर सुनकर भगदड़ मची जिसमें एक महिला की मौत हुई। बच्चा बुरी तरह से ज़ख्मी ICU में है और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो भगदड़ मची अल्लू अर्जुन के आने से, कहा जा उन पर आरोप ये है कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। तो परमिशन कहाँ से मिली? क्या इतने बड़े सुपरस्टार्स इस तरह से बिना बताए आ सकते हैं? क्योंकि उनके आने से किस तरह की भगदड़ मच सकती है ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस भगदड़ की एक्सक्लूसिव फुटेज है। एक तरफ आज आप देख रहे हैं सुबह की वो भी तस्वीर जिसमें अल्लू अर्जुन को पेश किया गया है पुलिस के सामने पूछताछ के लिए, और एक वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जो संध्या थिएटर में उस दिन का फुटेज है जब ये भगदड़ मची। और ये शो पुष्पा फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हिट हो रही है कि लोग देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर अल्लू अर्जुन अनअनाउंस्ड, बिना किसी इत्तला के, बिना किसी पूर्व जानकारी के आए, ऐसा आरोप है। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिनेमा मालिकों को, वहाँ के थिएटर मैनेजमेंट को ये जानकारी नहीं थी कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता या होना नहीं चाहिए। और अगर जानकारी थी तो उन्होंने उसकी सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए थे? क्या पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी? और अगर पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो फिर अल्लू अर्जुन बिना किसी अनुमति के कौन आए, क्यों आए? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस परमिशन नहीं है? तो इन तमाम मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है। आप देख रहे हैं वो तस्वीरें कि वो थिएटर में पहुंचे और अपने दर्शकों के साथ फिल्म देख रहे थे।
तो एक हंगामा और एक भगदड़ किस तरह से यहाँ पर मचा है जो कई सवाल छोड़ रहा है। अल्लू अर्जुन से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके ऊपर आरोप है। इस भगदड़ के में जितने आरोपी बने हैं इस दिन, उनमें एक अल्लू अर्जुन है। अब इसके ऊपर जो सियासी घमासान है उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लू अर्जुन पर जिस तरह की राजनीतिक भगदड़ मची हुई है, क्या उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? हमारे साथ जुड़ गई हैं कस्तूरी शंकर, अभिनेत्री। कस्तूरी शंकर जी, अलग अलग पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, इसमें आप किस तरह से देखती हैं? क्या पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं अल्लू अर्जुन? हाँ, मैं भी समझती हूँ कि अभी बात बहुत बढ़ चुकी है। अभी ये पॉलिटिकल मामला हो गया है और इस पॉलिटिक्स में ये 2 स्टेट्स का पॉलिटिक्स हो रहा है, आंध्र और तेलंगाना, और उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। तो उसमें रूलिंग पार्टी जो तेलंगाना में है कांग्रेस के खिलाफ बीआरएस और बीजेपी है। तो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर में बीच में एक मोहरा बन गया है। अभी ये अल्लू अर्जुन का कसूर का किस्सा ही नहीं रहा। ये तो अभी उससे बहुत बहुत बड़ा एक किस्सा बन गया, जिसमें गवर्नमेंट चाहता है कि दे वांट टू प्रूव दैट लॉ इज अबव एवरीथिंग एंड दैट दे आर फॉलोइंग द लॉ। मगर कुछ कुछ तो जो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है बिहाइंड द स्क्रीन्स, जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और तेलंगाना आंध्र में लोग भी बहुत डिवाइडेड हैं। वी आर ऑल डिस्कसिंग दिस। पर आप मानती हैं कि अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, इसमें लापरवाही नहीं थी? जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हीरो लापरवाह था, मौत की सूचना के बाद भी वो थिएटर में ही रहा। नहीं, ये वीडियो सबूत में ऐसा हम कह भी नहीं सकते। वैसे एक जजमेंट नहीं कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ, एक हफ्ते से मैं सड़क में सब आम आदमी से मैं बात कर रही हूँ, और आम आदमी का कहना है कि अल्लू अर्जुन को एक टारगेट बनाया है, एक शिकार बनाया है। उसका तो वो भी जिम्मेदार है, मगर वो मुजरिम है ये तो लोग नहीं समझते। तो लोग ये नहीं मानते हैं कि वो मुजरिम है, लोगों को ये लग रहा है कि शायद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो एक राजनीतिक घमासान में फंस गए हैं। धन्यवाद आपका कस्तूरी शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। ये वो सिनेमा था जिसे हिंदी की दुनिया पहली बार देख रही थी। हैरान थी कि हिंदी फिल्मों में ये संसार कहां से चला आया। सत्तर के दशक में कारोबारी फिल्मों से अलग हटकर ये जो नया सिनेमा बना, उसे कई नाम दिए गए। इसे कला फिल्म कहा गया, इसे समानांतर सिनेमा कहा गया, इसे प्रतिरोध का सिनेमा कहा गया। निश्चय ही इस धारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि पुरुष श्याम बेनेगल थे। 1973 से 1977 के बीच उन्होंने 4-5 ऐसी फिल्में बना दी जो उस समय के खदबदाते मिजाज को पकड़ती थी। जब उन्होंने शुरुआत की तब बंगाल में नक्सल क्रांति कुचली जा चुकी थी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता पर काबिज थी और इमरजेंसी की दस्तक दूर थी। लेकिन एक असंतोष, एक मोहभंग समाज में था, जिसने कारोबारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन की छवि में पनाह पाई, तो श्याम बेनेगल और उन जैसे कई फिल्मकारों की दूसरी फिल्मों में एक वास्तविक अभिव्यक्ति पाई। It was a revolution which he had brought, and he has gone with that revolution of change in cinema, and nobody else will be able to bring that wave or that revolution once again. We'll remember him for a long time, and we'll talk about him for a long time to come.
father of parallel cinema in Hindi films, 1974. That means 50 years. 50 साल पहले उन्होंने अंकुर बनाई थी और इन 50 वर्षों में उन्होंने जो हिंदी सिनेमा का जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा था, जो नॉन ट्रेडिशनल सिनेमा था, रियलिस्टिक सिनेमा था, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा और वो वाकई उन्होंने इसे जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड में फिल्म क्लब्स हैं तो उनका जो एपिक बॉडी, उन्होंने एक इलेक्शन करवाया था कि 100 बेस्ट डायरेक्टर्स दुनिया में कौन हुए, तो उसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 2 डायरेक्टर्स का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ। उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, लुबैदा में और सरदारी बेगम में, और वो मेरे लिए एक तजुर्बा था, इसलिए कि वो एक नई तरह की फिल्में थी, नया उसका मिजाज था, नया उसका डायलॉग था, उसमें गीत भी बिल्कुल अलग तरह के थे। बहुत बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और वाकई एक ऐसी जगह खाली हुई है जो भर नहीं पाई। 1973 में अंकुर जैसी फिल्म आई तो दर्शकों ने पहली बार देखा कि सिनेमा इस तरह भी बन सकता है, जिंदगी के इतने करीब, सच को सच की तरह कहने वाला। तू काम छोड़ के भागा और अपना जाने कहां वो फूल डाला करके आया है। फिल्म में एक जमींदार का शोषण है और उसके खिलाफ संघर्ष है। आखिरी दृश्य में एक बच्चा पत्थर फेंकता है जो हवेली के शीशे से टकराता है। ये संघर्ष का वो संकेत था जो आने वाली फिल्मों में अलग अलग रूप धर कर आता है। I remember him as a boy when I first saw Ankur. I saw a photograph of him and Govind Nihalani and Shabana Azmi walking into the wilderness. I thought film was a very glamorous thing. They made this beautiful film called Ankur, and I said to myself, if someday I become an actor, I just wish I had a chance to work with him. And then one fine day he called me maybe 30, 35 years after that later, and asked me to do Well Done Abba. I have never cried leaving a film set. But on that day, I cried. I don't know how I'm holding myself up today. I cried because I knew that that experience will never come back in my life. Never again. I learned so much. I learned about cinema, life, general knowledge, literature, art, humanity, and most of all, humor. And he treated everybody equally. There was equality. And mostly, spending time with him was like enriching yourself. So we will miss him. It is an end of an era. There is no doubt about it. मैं बोलता इंसानियत इससे मालूम पड़ती है कि अगर आपने आज आप 60 साल से फिल्म लाइन का हिस्सा हैं और जो उन्होंने आपसे 50 साल पहले भी आपके साथ काम किया, आज भी वो आपको उसी नज़र से देख रहे हैं, उसी रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो आप देखोगे आप में कितनी अच्छाई होएगी, कितनी कन्विक्शन होएगी, कैसी आपने फ़िल्में बनाई होंगी कि जो एक्टर जिन्होंने आज से 50-50 साल पहले, 40-40 साल पहले उनके साथ काम किया, तो आज भी दे फील प्राउड कि हमने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया। आज भी जैसा मैं अपनी फ़िल्मोग्राफ़ी में बोलूँ, आई फील प्राउड कि मेरे को प्राउड एंड हम्बल्ड कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। अगली 3 फिल्मों निशांत, भूमिका और मंथन के साथ श्याम बेनेगल ने प्रतिरोध के इस सिनेमा को लगभग आंदोलन में बदल दिया। एक फिल्म बनाने के अवसर को कैसे एक कलात्मक अनुभव में बदला जा सकता है, ये श्याम बेनेगल ने मंथन में दिखाया। ये फिल्म उन्होंने उस श्वेत क्रांति के लिए बनाई थी जिसने भारत में दूध उत्पादन को नए आयाम दिए। कहते हैं कि 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए मिलाए और तब जाकर ये फिल्म बनी। इसे बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान इस तरह की फिल्मों में काम करने वालों का जैसे एक अलग समुदाय बन गया, उनकी अलग पहचान बन गई। I would like to give my deepest condolences to the family, to his wife Neera Benegal, to Pia, his daughter, and to all his well-wishers and fans and family. It is a huge loss that Shyam Babu is no more, but also it is a huge celebration that a man such as him was actually was here to give cinema and the world the legacy that he has left behind. So it's a mixed feeling. Of course, like I said, it is the day of sadness because he has passed.
एक तरफ नसीरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन अभिनेता रहे जिन्होंने लगभग हर तरह की भूमिका में जान डाल दी। उनके साथ ओम पुरी आए, खुरदुरे चेहरे और वैसी ही खुरदुरी आवाज वाले अभिनेता। उनकी आंखें भी बोलती थी और इन फिल्मों में स्मिता पाटिल को कौन भुला सकता है, वो कलाकार जिसकी कौंधती आंखों में सारा दृश्य बंध जाता था। और शबाना आजमी, कैफी आजमी की वो बेटी जिसने शुरुआत कारोबारी फिल्मों से की, लेकिन जब कला फिल्मों में अवसर मिला तो साबित किया कि उन जैसी संवेदनशील अभिनेत्री खोजना मुश्किल है। कलाकारों की इस लिस्ट में गिरीश कर्नाड और अमरीश पुरी को भी याद किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलता रहा। जुनून, कलयुग, मंडी जैसी फिल्में इसी का विस्तार रही। सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी फिल्में कला के साथ कारोबार की दुनिया में भी सराही गई। It required one terrific and genius filmmaker like Mr. Shyam Benegal to really think beyond my looks. You know, he was very convinced that it's Manoj Bajpayee who will do this role, and it was me who was doubting that. Amazing. You know, so उन्होंने कहा कि ये रहे फोटोग्राफ सारे राजाओं के, हिंदुस्तान के, और आप मुझे बताइए कि आप इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग है कि नहीं है। Just to calm me down, just to satisfy me about the casting, because I was very, very doubtful about his casting. Okay. तो जब भी हम किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते तो ये जो मेरे को आता है वो देने से ज्यादा सीखने का मौका होता है। श्याम बाबू का क्या होता था कि कोई भी एक्शन है उन्होंने ये कि जे जहां से आएंगे जाएंगे तो उनको एक ही शॉट में, कि आप 6 कैमरे मंगा लो या 4 कैमरे मंगा लो, लेकिन उनको क्या होता था एक ही गो में वो सब शूट करना है, कि चाहे ना कि ताकि उसका फ्लेवर वो कट्स में ज्यादा नहीं, कि मेरे को ये सब पूरा जो हो रहा है, जब बस्ती में हो रहा है या कहीं पे भी कोई शूट आउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उनका हमेशा होता था मेरे को एक ही गो में वो शूट करना है। तो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता था। तो पहले जब भी उनके साथ 2003 से उनकी फिर टेकिंग मेरे को समझ आ गई थी, उनका सिनेमा समझ आ गया था। तो ऐसा पूरा तो समझ कभी नहीं, लाइफ निकल जाती है, पर आई वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब पर एक हम लोग पेज पे वो खुश होते थे कि चलो मैं जो जैसा वो कहते हैं मैं समझ पा रहा हूँ। तो नेताजी में भी किया, फिर अभी जो मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में भी, तो जितने भी उसमें सब एक्शंस हैं वो मोस्टली वन शॉट में, मतलब मल्टीपल कैमरा लगा के एट वन गो शूट किए जाते, तो उनको वो बहुत था कि फिर क्योंकि उनका कैरेक्टरों पे बहुत ध्यान रहता था। जब श्याम बेनेगल ने वेल डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी हल्की फुल्की फिल्में बनाई, तब भी उनकी गंभीरता बनी रही। मेरे लिए तो इट हैज़ बीन वन ऑफ द फॉन्डेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंसेस। फॉन्डेस्ट मतलब वेलकम टू सज्जनपुर फॉर मी वाज द बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स टू ओनली वन मैन, श्याम सर। मैं शूट पे जाने से पहले जो था और शूट ख़त्म करने के बाद में जो था, वो इतना बदलाव था, वो सब उन्हीं की वजह से था। आई थिंक जो वो इंसान थे, जो एक्टर्स के साथ जैसे थे, जो कॉन्फिडेंस देते थे, जो पैम्पर करते थे, जो उनकी डिसिप्लिन होती थी और जो बातें होती थी, सबसे ज़्यादा आई थिंक हम मिस करेंगे उनकी बातें। मेस्मराइज कर देते थे जब भी वो बात करते थे। तो आई थिंक यू नो वी लॉस्ट, इट्स अ ह्यूज लॉस। इस पूरे सिनेमाई सफर में श्याम बेनेगल जिन मुख्य थीम्स पर काम करते रहे, उनमें सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का सवाल अहम था। उनके किरदार अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। उनकी औरतें आजाद औरतें होती थीं जो एक दूसरे से उलझती भी थीं, लेकिन लैंगिक संवेदना का विस्तार करती थीं। मंडी या सरदारी बेगम जैसी फिल्मों में इस बात को पहचाना जा सकता है। हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण फिल्मकार रहे श्याम बेनेगल साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना न सिर्फ सिनेमाई जगत को खाली करता है, बल्कि हमारे समाज के सांस्कृतिक और कलात्मक परिवेश में भी एक रिक्तता भरता है। श्याम बेनेगल साहब हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे और उनके किरदार हमारे बीच जो है वो जीवित रहेंगे। और उनका जाना बेशक एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन कलाकार मुझे लगता है कि अपनी कला के मार्फत जीवित रहता है। श्याम बेनेगल ने दूरदर्शन के लिए भारत एक खोज जैसा सीरियल बनाया। जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित ये सीरियल देखते हुए फिर से समझ में आया
कि हमारा जो अतीत है, हमारी जो मिथक कथाएं हैं, उन्हें हमेशा चमक दमक की दैवी आभा के साथ देखना जरूरी नहीं है। उन्होंने उन किरदारों को बिल्कुल मनुष्यों की तरह दिखाया। याद आया कि राजा महाराजा रहे हों या देवी देवता, अंततः वे इंसान के नुमाइंदे हैं। वो जो भारत खोज रहे थे, उनमें अशोक भव्य कपड़े पहने हुए नहीं, बल्कि मामूली ढंग की पोशाक में दिखता रहा। राम लक्ष्मण आम वनवासियों के परिधान में अलग सी मानवीय भव्यता पैदा करते रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लेकिन श्याम बेनेगल की बात उस पूरे दौर की बात के बिना अधूरी रहेगी, जिसने अपने ढंग से भारत के सार्वजनिक विमर्श में एक बड़ा दखल दिया। श्याम बेनेगल के साथ मृणाल सेन और गोविंद निहलानी समेत कई निर्देशकों ने इस आंदोलन को एक अलग आयाम दिया। गोविंद निहलानी की आक्रोश, पार्टी और अर्धसत्य जैसी फिल्में इस कला आंदोलन को मजबूती देती रही। गौतम घोष की पार को भी इसी सिलसिले में याद किया जा सकता है, जिसमें नसीर और शबाना आजमी ने यादगार भूमिका की। He was around 88 जब ये मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन की शूटिंग कर रहे थे, तो बीच में कोविड का बहुत ये था, तो उनको बोला भी गया कि अभी हम लोग शूटिंग नहीं करते हैं बीच में, तो रुक जाते हैं, फिल्म सिटी में सेट लगाना था। तो उनका एक ही कहना था कि देखो यार, अगर मैं कभी चला गया तो ये फिल्म तो बीच में फिर कैसे होएगा, मेरे को ये फिल्म कंप्लीट करनी है। दैट वाज हिज वर्डिंग। मतलब वो आज भी मैं सोचता हूँ, जब उन्होंने जैसे बोला, वो आज भी रोना आता है। मतलब एक आदमी की स्पिरिट को सैल्यूट है। वो देखो, उसको उनको अपनी लाइफ से ज्यादा उस फिल्म की पड़ी थी कि जब मैं फिल्म कंप्लीट कर लूं। श्याम बेनेगल 90 साल के थे, हाल तक सक्रिय रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, पुरस्कारों से नवाजे जाते रहे, 8 बार नेशनल अवार्ड जीता, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए। लेकिन उन्हें जब भी याद किया जाएगा, प्रतिरोध का सिनेमा बनाने वाले एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाएगा जो हिंदी फिल्मों को यथार्थ की बज बजाती गलियों में ले गया, जिसने चमक दमक भरे संसार को बताया कि उसके पीछे कितना अंधेरा है, और अंततः मानवीय प्रतिरोध की एक भाषा रची। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी मुसीबत बनी हुई है। बर्फबारी के चलते 3 नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं। अभी भी राज्य के कई इलाकों में वाहन फंसे हुए हैं। बड़े स्तर पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। सैलानी नए साल को मनाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हल्की बर्फबारी हुई है और ऊपरी क्षेत्र में जो है बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। ये एक बहुत अच्छी खबर है जो कि हमारे बागवानों के लिए, पर्यटकों के लिए और स्थानीय जनता के लिए, जिसकी काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, वो एक अच्छी बर्फबारी आज प्रारंभ हुई है। हालांकि शिमला से ऊपरी क्षेत्र के लिए जाने वाले जो मार्ग हैं वो अभी बाधित हैं और जिसमें लिंक रोड जो हैं वो काफ़ी थोड़े प्रभावित हुए हैं, जिसमें से लगभग 112 जो लिंक रोड्स हैं वो हमारे अभी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं।